चले ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 31, ये 30 था लास्ट क्वेश्चन, आई थिंक आप लोग को याद होगा, है ना। आप लोग एक बार यस कर देना कि 30 तक हमने करा चुका था, क्वेश्चन नंबर 30 तक, राइट। हाँ, वॉइस नहीं आ रही, अब जा रही है। अब आप लोगों को वॉइस प्रॉपर मिल पा रहा है? चले ठीक है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31, which of the following organism is a common causes of a otitis media? ऐसा कौन सा ऑर्गेनिजम्स है जो सबसे कॉमन है ओटाइटिस मीडिया यानी कान के पिछले हिस्से में इंफेक्शन कराने के लिए? नंबर 1 स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, नंबर 2 स्टेफाइलोकोकस पायोजेंस, एंड नंबर 3 जो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, एंड नंबर 4 एस्चेरिया कोलाई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट आंसर्स? इनमें से कौन सा आंसर सही है, अब बताएं फटाफट। सारे लोग अपने पोल पे जाए, आंसर्स करें, क्योंकि आंसर सारे लोगों ने नहीं लगाया है अभी तक। दो बच्चों का सिर्फ रिस्पॉन्स आया है, 4 का अब तक आया। हाँ चलो, बढ़ रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है। द करेक्ट आंसर इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। जो सी होगा वो यही स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई है, जो क्या कराता है, कान में जाकर के इंफेक्शन कराता है, ओटाइटिस मीडिया कराता है। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है, पहले क्वेश्चन में दिखा देता हूं, Which of the following is a common clinical manifestation of otitis media? यानी इनमें से कौन सा सबसे बड़ा कॉमन चीज है कि कॉमन सिम्टम है जो ओटाइटिस मीडिया में पाया जाता है? ए में क्या एब्डोमिनल पेन होता है, बी में है क्या पेन इन द अफेक्टेड ईयर, जो कान में प्रॉब्लम है वहां दर्द का होना और स्किन में रैश आना, और डी का है हेडेक। तो 32 का जो करेक्ट आंसर होगा ए बी सी डी। तो इतने सिंपल क्वेश्चंस और इसमें गड़बड़ मत करो। कान में प्रॉब्लम है तो पेट क्यों दर्द करेगा? कान में प्रॉब्लम है तो कान ही दर्द करेगा ना, है ना। तो पेट दर्द नहीं होगा, गलत आंसर लग रहा है, ठीक है। थोड़ा कॉमन सेंस भी लगा, मतलब इसलिए कुछ क्वेश्चन में सिर्फ कॉमन सेंस वाला लगा रखता हूं यहाँ पे। कान में प्रॉब्लम है तो कान में पेन इन द अफेक्टेड ईयर, जो कान में दिक्कत है उसमें पेन आएगी, उसी में दर्द होगा, बात खत्म। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा। ओटाइटिस मीडिया में स्किन में रैश क्यों आएगा? आराम से, पैनिक नहीं होना, आराम से देखो क्वेश्चन पढ़ो और लगाओ, 30 सेकंड का बहुत काफी टाइम मिलता है। 33 नंबर आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन कैन अकर ड्यू टू द ओटाइटिस मीडिया? कहता निम्नलिखित में से किस कारण से ओटाइटिस मीडिया के कारक दिक्कत हो सकती है? आई के इन्फेक्शन से, साइनसाइटिस से, निमोनिया से, ब्रेन एब्सेस से। कौन सा कॉम्प्लिकेशंस है जो कि ड्यू टू ओटाइटिस मीडिया के होने से कौन सा कॉम्प्लिकेशन होगा? आई का इन्फेक्शन, साइनसाइटिस, निमोनिया, ब्रेन एब्सेस। Which of the following complications can occur due to the otitis media? Otitis media के complications can occur due to otitis media से कौन सा complication हो सकते हैं? हाँ, the correct answer pneumonia, sinusitis. Sinusitis is the correct answer, है ना। Sinusitis infection स्प्रेड करेगा और स्प्रेड करा करके जा सकता, तो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, विच एज ग्रुप, कौन सा एज ग्रुप है इज द मोस्ट कॉमनली अफेक्ट बाय ओटाइटिस मीडिया?
जिसमें सबसे ज्यादा ओटाइटिस मीडिया होने के चांस है इन्फेंट एंड टोडलर वाले ग्रुप में, टीनेजर्स के ग्रुप में, एडल्ट्स में और एल्डरली में, बड़े वयस्क में। किसमें ये जो देखने को मिलेगा ओटाइटिस मीडिया किस एज ग्रुप को सबसे ज्यादा इफेक्ट करने जाती है ना? ए, बी, सी और डी, इनमें से कौन से आंसर सही है? वेरी गुड, चलो आखिरी अप्रोच लगा रहे हो। ए इज द करेक्ट आंसर। चलो 34 के बाद आ जाओ 35 पे। कह रहा 35 नंबर क्वेश्चन, which of the following is a risk factor for the developing otitis media? कि ओटाइटिस मीडिया के डेवलप्ड होने के, ओटाइटिस मीडिया के डेवलप्ड होने के में कौन कौन से रिस्क फैक्टर किसको बोलते? देखो रिस्क फैक्टर, पहले भाई ये बताओ रिस्क फैक्टर समझ रहे हो तुम लोग? यस नो? चैट में बताओ, फटाक से चैट खोलना। रिस्क फैक्टर समझ रहे हो या नहीं? यस और नो फटाफट बोलना। ठीक है, मैं 32 पे फिर से आ जाऊंगा। तो रिस्क फैक्टर समझते? नहीं समझते मैं समझाऊंगा। समझते? ठीक है, दो तो चलो समझते तो ठीक है, नहीं समझते तो, क्योंकि रिस्क फैक्टर और कॉजेटिव फैक्टर दोनों में बहुत फर्क होता है, लोग कॉमन ले लेते हैं दोनों के वजह से। चैट खोलने एक बार कुछ आया, नहीं समझते, चलो वेरी गुड। तो यही मैं पूछता कि कोई चीज अगर नहीं समझे तो हम डायरेक्ट पूछो। तो रिस्क फैक्टर क्या है? तुमसे एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं कि डायबिटीज, चीनी, सबने नाम सुना है? तो एक चीज हम लोग देखते हैं कि कहते हैं कि अगर मोटापा है तो डायबिटीज हो सकता है, हो सकता है। ये सुने या नहीं? यस सर नो बोलो। कि कोई आदमी के अंदर मोटापा है तो हमें क्वेश्चन में 32 फिर से समझा दूंगा, ठीक है? हाँ, तो आप समझो कि अगर कोई आदमी को कहता है कि मोटापा है तो उसको डायबिटीज हो जाएगा, तो क्या दुनिया के हर मोटे आदमी को डायबिटीज है? दुनिया के हर आदमी मोटे आदमी को डायबिटीज है? ये बताओ यस या नो? दुनिया के हर मोटे आदमी को डायबिटीज है, यस या नो? नहीं, वेरी गुड वेरी गुड। ये आप तुम्हें समझाना है कि ओबेसिटी इज अ रिस्क फैक्टर फॉर डायबिटीज। मतलब ये हुआ कि अगर मोटापा है तो ज्यादा चांस है कि आपको डायबिटीज हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि हो सकता है। और जब जरूरी की बात करेंगे कॉजेटिव एजेंट, लेकिन आपको मैं बोलूं कि किसी का इंसुलिन बनना कम हो गया, बीटा सेल खराब हो गया जहां से इंसुलिन बनता है, तो बीटा सेल डिस्ट्रक्शन, बीटा सेल का टूटना, ये कॉजेटिव फैक्टर हम मान सकते हैं, ये काउज हो सकता है, इसलिए रिस्क फैक्टर नहीं है। ये टूटेगा तो डायबिटीज होना तय। लेकिन मोटापा एक कारण है, तो ये कारण कैसा कारण है? मोटापा डायबिटीज कराता नहीं है, इज अ रिस्क फैक्टर। कि अगर कोई इस ग्रुप में आ गया, मोटापा आ गया, तो अब चांस है कि उसको, बहुत अधिक चांस है, रिस्क में फंस गया, रिस्क में आ गया कि हो भी सकता, और जरूरी नहीं कि होगा ही होगा, है ना? तो रिस्क फैक्टर का मतलब है कि मोस्ट पॉसिबल है कि ऐसा कुछ हो तो ऐसा कुछ हो सकता है। तो यहां पर कह रहा है विच वन ऑफ फॉलोइंग रिस्क फैक्टर फॉर द डायबिटीज? ओटाइटिस मीडिया होने की कौन से ऐसे जो चांसेस, अब क्या एलर्जी टू क्या कहते हैं, पीनट्स, मूंगफली की एलर्जी अगर है तो उसकी वजह से हो जाएगा। स्विमिंग इन द क्लोरिनेटेड पूल्स, अगर आप क्लोरिनेटेड पूल में, यानी कि स्विमिंग पूल जो होता है नहाने वाला, उसमें क्लोरीन अगर डाला जाता है, तो बहुत सारे स्विमिंग पूल में डाला जाता है ताकि जर्म फ्री हो, बैक्टीरिया, क्लोरीन का लिक्विड आता है उसको डाल दिया जाता है। तो वैसे पानी में नहाते हो तब, ईटिंग स्पाइसी फूड, खूब तेजी मसाले चीज खाते हो तब, एंड वॉचिंग अ टेलीविजन, क्या मूवी देखने से। तो इनमें से कौन सा चीज हम करेंगे तो ज्यादा चांस है कि हमको ओटाइटिस मीडिया हो सकता है, यानी कान के बीच में इंफेक्शन हो सकता है। तो करेक्ट आंसर इज, यानी 32-35 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। बी इज अ करेक्ट आंसर। क्या होगा? बी इज अ करेक्ट आंसर। क्योंकि अगर आप वैसे स्विमिंग पूल में नहाते हो जहां पर क्या डाला गया, क्लोरीनेटेड, क्लोरीनेटेड मतलब क्लोरीन डाला गया हो। और दूसरा क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि क्लोरीन को स्विमिंग पूल में क्यों डाला जाता है? तो याद रखिएगा वो इसलिए डाला जाता है कि वहां के जर्म बैक्टीरिया ज्यादा नहीं बढ़ पाए, पानी स्वच्छ रह पाए, इसलिए क्लोरीन डाला जाता है। और वही जब कान, स्विमिंग पूल में नहाओगे कान में घुसेगा
और कान में जाने के बाद कान बहने लगता है, इसलिए लोग स्विमिंग पूल में नहा के आते हैं, उसके कान वान ज्यादा खराब होने के चांसेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 ना, 32 आओ, ठीक है। 32 कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ ओटाइटिस मीडिया, कि कह रहा है कि ओटाइटिस मीडिया इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा कॉमन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन से, क्लिनिकल मतलब क्लिनिकल फीचर, लक्षण कौन है किसका भाई, तो ओटाइटिस मीडिया का। ओटाइटिस मीडिया जब होगा तो क्या चांस है, पेट में दर्द होगा। क्या चांस है कि ओटाइटिस मीडिया होगा, तो जो कान प्रभावित होगा, मतलब जिस कान में ओटाइटिस मीडिया होगा, क्या वो कान में दर्द होगा। क्या आपके स्किन, त्वचा के अंदर में कोई रैशेस, दाने दाने निकल जाएंगे। क्या आपके सर में दर्द होगा। तो स्वाभाविक है जब ओटाइटिस मीडिया होगा तो इनमें से एक ही लक्षण है जो सबसे ज्यादा सूट करता हुआ रखता है, वो ये लगता है कि कान के इन्फेक्शन में कान का दर्द, जिस कान में इन्फेक्ट होगा वो कान में पेन होगा। तो करेक्ट आंसर इज बी। चैट ऑन करना, ठीक, क्लियर हो गया। 32 का फिर से लक्ष्मी, 32 क्वेश्चन समझ में आ गया, 32 नंबर का। क्वेश्चन में हिंदी में नहीं ऐड है, क्वेश्चन में हिंदी में नहीं दिया हुआ जी। 32 नंबर क्वेश्चन, किसमें निम्नलिखित कोई ओटाइटिस मीडिया का सामान्य लक्षण नहीं है। ओ, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, हिंदी वाले में। ओ ठीक 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 ठीक, नहीं है। नहीं, हिंदी वाले पढ़ के अगर लगाए तो सही बात है, तुम लोग पढ़ लियो। यस सर, बट हिंदी में नहीं था। वेरी गुड, चलो बहुत अच्छी बात है, तुम लोगों की पकड़ अच्छी है। हिंदी में नहीं लिखा हुआ, ये गड़बड़ प्रिंट है, ये मिस प्रिंट है। तो इंग्लिश में इसको हम हिंदी वाले ठीक करवा देंगे, ऐप पे ठीक होके चला जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, अच्छी अप्रोच कर रहा हो तब तुम लोग तो, है ना। हिंदी वाला गड़बड़ है यहाँ पर, किसमें नहीं है, और इंग्लिश कहता है कि विश्व कॉमन क्लिनिकल फीचर ऑफ ओटाइटिस मीडिया किसमें होगा, तो नहीं वाला मामला आ जाएगा, तब तो कान भी हो जाएगा, पेट का दर्द भी हो जाएगा, स्किन का भी हो जाएगा, हेडेक भी हो जाएगा, है ना। वेरी गुड, चलो तो हिंदी वाला वो नहीं को हटा करके हाँ में रख देना होगा। कितना नंबर था हम लोग गए थे, क्लोरेटेड 35, 36 पे आते, ठीक। Which symptoms is typically not associated with the otitis media। हाँ, यहाँ पर इंग्लिश में और हिंदी में भी क्या, ओटाइटिस मीडिया से संबंधित नहीं है। आम तौर पर ओटाइटिस मीडिया से संबंधित नहीं होता है क्या, फीवर, एयर डिस्चार्ज, ज्वाइंट पेन, हियरिंग इंपेयरमेंट यानी सुनने में कमी, बहरापन, इनमें से कौन नहीं है ना, यहाँ पे नहीं ही रखना है। कौन सा ऐसा नहीं है क्लिनिकल फीचर या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो कि ओटाइटिस मीडिया में नहीं पाया जाता है। क्या ओटाइटिस मीडिया में बुखार नहीं आता है, क्या ओटाइटिस मीडिया में कान से, ओटाइटिस मीडिया में कान बहता नहीं है, क्या ओटाइटिस मीडिया में जॉइंट पेन नहीं होता है, क्या ओटाइटिस मीडिया में हियरिंग इंपेयरमेंट नहीं होता है। तो इज व्हाट इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज सी। ऑब्वियसली बात है, ओटाइटिस मीडिया कान में है तो जॉइंट पेन नहीं होगा। चलो वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाते, कहता है कि विच बैक्टीरिया इज कॉमनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉजिंग ओटाइटिस मीडिया। कि देखो, अब तुम लोग को एक चीज समझना है, यहाँ पर मैंने इसलिए एक टॉपिक सिर्फ ओटाइटिस मीडिया पे अलग अलग तरह से क्वेश्चन, इसलिए मैं बहुत डिटेल क्वेश्चन में जब मैं आ रहा हूं तो बहुत डिटेल आ रहा हूं, क्योंकि आपको ऐसे क्वेश्चन बनाने हैं। तो ये इसलिए मैं कर रहा हूं कि आप लोग भी जब किसी टॉपिक को सेल्फ स्टडी करो तो उसके बारे में समझो कि एक टॉपिक पे इतने क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। अगर ओटाइटिस मीडिया से क्वेश्चन आएगा तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं, मैं एक गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन टक्कर जाएगा। टॉपिक अगर आपके बीटीएससी ने यहां से उठाया है ना, तो इसी से क्वेश्चन है, ओटाइटिस मीडिया से उसका दिल करेगा पूछने का तो मेरे इससे टकराना डेफिनेट, क्यों, क्योंकि हमने उसके हर एस्पेक्ट पे जाके क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, है ना। तो जैसे हर टॉपिक में हर एस्पेक्ट से मिलेगा, तो क्वेश्चन सोचना, क्वेश्चन ये सोचो, और हर क्वेश्चन को जब पढ़ो तो ये सोचो क्वेश्चन बना कैसे है ये, है ना। तो जब ये तुम्हारे दिमाग में आ गई क्वेश्चन बना कैसे है, बन कैसे रहा है, तो पढ़ते समय तुम्हारा अंदाज हो जाएगा, अच्छा इस एंगल से भी पढ़ो, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म का भी नाम पूछा जा रहा है, उसके सबसे कॉमन लक्षण का भी नाम पूछा जा रहा है, उसमें सबसे क्या कहते हैं कि क्लिनिकल फीचर का भी नाम पूछा जा रहा है। अच्छा इसमें से ये होता है क्या, नहीं हो सकता है, ये जब होता याद रखेंगे तो उसके अलावा जो
जो हर एक चीज है वो एक एक करके तुम्हें क्लियर होता हुआ जाएगा। तो इसलिए क्वेश्चन पढ़ो और क्वेश्चन बनाओ, लेकिन इस चीज को हमेशा ख्याल रखो, जब थ्योरी पढ़ो तो दिमाग में लगाओ पे। तो मैं जितनी क्वेश्चन बना तुम सोचना क्वेश्चन पे, ठीक है। हाँ, तो वॉश बैक्टीरिया कौन रिस्क में, ओटाइटिस मीडिया कौन कराएगा सबसे कॉमन? सबसे कॉमन ए बी सी, एस्चेरिया कोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई और स्यूडोमोनास ऑरिजिनियस ना, अर्जिनियोसा, साल्मोनेला। देखो यहां पर गड़बड़ हिंदी में लिखा गया, साल्मोनेला नहीं होगा इसका, ये गड़बड़ है, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर होगा इज अ सी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, है ना। अब आ जाओ 38 नंबर पे आ जाओ। करा विच डायग्नोस्टिक टेस्ट इज कॉमनली यूज्ड टू असेस द मिडिल ईयर फंक्शन इन ओटाइटिस मीडिया। यानी किसी को ओटाइटिस मीडिया है तो कौन सा ऐसा हम डायग्नोस्टिक टेस्ट कराएंगे जिसके तहत हमको असेसमेंट मिलेगा मिडिल ईयर के बारे में, वो ठीक है, खराब है, अच्छा है, बुरा, क्या एक्सरे करा के, क्या एमआरआई कराएंगे, क्या टिम्पैनोग्राम कराएंगे, या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कराएंगे? ए बी सी, वेरी गुड, टिम्पैनोग्राम एक ऐसा इन्वेस्टिगेशन है, एक टेस्ट है जिसके तहत हम कान की बीमारियों को पता करते हैं। सिंपल, ऐसे भी याद रख सकते हो। चलो 38 39 आ जाओ। 39 क्या कहता है? Which antibiotic is a commonly used for the initial empirical therapy in the uncomplicated case of otitis media? यानी अनकॉम्प्लिकेटेड, यानी बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, ओटाइटिस मीडिया होगा, तो इसमें से कौन से एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करेंगे? सेप्रोफ्लॉक्सासिन, एमिकासिन, एजिथ्रोमाइसिन, वैनकोमाइसिन। Which of the following is a more correct answer? A, B, C and D, है ना। कि आमतौर पर ओटाइटिस मीडिया के असंगतिपूर्ण मामले में प्रारंभिक अनुभवी चिकित्सा के लिए कौन से एंटीबायोटिक सामान्य रूप से प्रयुक्त होता है यानी इस्तेमाल होता है? तो करेक्ट आंसर इज व्हाट? करेक्ट आंसर इज बी, इज एमॉक्सिसिलिन। एमॉक्सिसिलिन हम लोग ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा विच कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ओटाइटिस मीडिया में वारंट कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट। यानी ओटाइटिस मीडिया में कब, कान के इन्फेक्शन में कब हम, जब ऐसा कोई क्या कंडीशन होगा, ऐसा क्या कॉम्प्लिकेशंस होगा जिसमें हम क्या करेंगे? कल्चर या सेंसिटिविटी टेस्ट करेंगे। क्या ओटाइटिस मीडिया में जब कान दर्द करेगा तब, जब हेयरिंग लॉस हो जाएगा तब, जब परसिस्टेंस फीवर फीवर लगातार बुखार आता रहेगा तब, या प्रोलॉन्ग्ड एयर डिस्चार्ज, या लंबे समय तक आपके कान बह रहे हो तो जाके हम लोग कराएंगे। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी एंड डी। विच ऑन ऑफ फॉलोइंग इज अ करेक्ट आंसर? तो सही जवाब आपका हुआ यहां पर डी। वेरी गुड। तो जब किसी के कान बहुत दिनों तक बह रहा होता है तो उस डिस्चार्ज फ्लूइड्स को लेकर के हम लोग क्या करेंगे? जांच में भेजेंगे, कल्चर सेंसिटिव, जैसे ब्लड कल्चर करते वैसे ये एयर डिस्चार्ज का कल्चर करके कल्चर को हम लोग करने लेके जाएंगे, ठीक है। अब आ जाओ 40 के बाद 41 पे आ जाओ। Which of the following is not a common symptom of otitis media? अब इनमें से कौन सा जो है वो आम लक्षण नहीं है किसका? ओटाइटिस मीडिया का। गले में खराश हो जाना, रेडनेस एंड स्वेलिंग ऑफ टॉन्सिल, टॉन्सिल का लाल पीला हो जाना, डायरिया का होना, और पेन विथ स्वेलिंग यानी निगलने में दर्द का होना। इनमें से निम्नलिखित में कौन सा कहते हैं कॉमन, सॉरी टॉन्सिलाइटिस है जो ओटाइटिस मीडिया हमेशा दिमाग में आ रहा है। विच ऑफ द following is not a common symptom of tonsillitis? टॉन्सिलाइटिस पढ़ा थे, टॉन्सिल में इन्फ्लामेशन, सूजन हो जाना, इनमें से कौन नहीं है? वेरी गुड, डायरिया नहीं है। डायरिया क्यों होगा? ठीक है, सब बाकी सब कुछ होता है। 42 नंबर पे आ जाओ। Which virus is a commonly associated with the causing tonsillitis? टॉन्सिलाइटिस कराने के लिए कौन सा मोस्ट कॉमन वायरस है? इन्फ्लुएंजा वायरस, राइनो वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ए, बी, सी एंड डी, इनमें से कौन होगा?
मोस्ट कॉमन वायरस जो कि क्या कराता हो, टॉन्सिलाइटिस कराता। कॉमनली वैसा कौन सा वायरस है जो टॉन्सिलाइटिस कराता है? इन्फ्लुएंजा वायरस, राइनो वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। विच इज करेक्ट? कौन सा आंसर करेक्ट होगा? गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है। चले कुछ लोग सही भी कर रहे हैं, वेरी गुड। द करेक्ट आंसर इज अ बी, है ना। राइनो वायरस इज द मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड देखने को मिलता है। 43 में आ जाओ। व्हाट इज द कॉमन ट्रीटमेंट फॉर द रिलीविंग द सोर थ्रोट इन द टॉन्सिलाइटिस? अगर आपको टॉन्सिलाइटिस हुआ है और गले में तेज खराश है तो ऐसा सबसे कॉमन ट्रीटमेंट, आसान ट्रीटमेंट कौन है इसमें से जिसका हम इस्तेमाल? क्या एंटीबायोटिक ले लेंगे? क्या एंटीवायरल मेडिसिन ले लेंगे? क्या वार्म साल्ट वाटर लेकर गर्म पानी, नमक गर्म पानी कल की गार्गिल करेंगे? या एंटी फंगल कोई मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे? ए, बी, सी, इनमें से कौन करेक्ट होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? वेरी गुड। हम क्या करेंगे? अगर टॉन्सिलाइटिस है, सोर थ्रोट हो रहा है या ऐसे भी गले में खराश होगा, तेज नमक डालेंगे। ऐसे में बता दे रहा हूं आपको करने के, जो आपको करना होगा थोड़ा तेज नमक डालेंगे, हल्की नमक नहीं, थोड़ा तेज नमक, ठीक है। 44 पे आ जाओ। व्हाट डायग्नोस्टिक टेस्ट इज कॉमनली यूज्ड टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ द बैक्टीरिया इन्फेक्शन इन द टॉन्सिलाइटिस, है ना। कि कौन सा टेस्ट कराएंगे किसके लिए भाई? कंफर्मेशन, पूरी तरह से कंफर्म होने के लिए कि प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंस है इन्फेक्शन इन द टॉन्सिलाइटिस। क्या थ्रोट स्वैब फॉर कल्चर हम करा लेंगे? थ्रोट स्वैब कल्चर ले कौन सा बैक्टीरिया पता चल जाएगा। क्या ब्लड टेस्ट हम लोग करा लेंगे, चेस्ट एक्सरे कराएंगे, या यूरिन को भेजेंगे यूरिन एनालिसिस कराने के लिए? यानी इसमें करेक्ट आंसर जो है 44 का ए, बी, सी एंड डी। क्या होगा करेक्ट आंसर? क्या करेंगे? बिल्कुल कल्चर के लिए गले का स्वैब करेंगे। क्या करेंगे? गले का स्वैब करेंगे, जैसे कोरोना में हम लोग करते आ रहे थे वैसे यहां पे भी करेंगे। तो करेक्ट आंसर इज ए, है ना। नेक्स्ट पे आ जाओ 45 नंबर पे। व्हेन माइट अ टॉन्सिलेक्टोमी बी कंसिडर्ड फॉर अ ट्रीटमेंट ऑफ अ टॉन्सिलाइटिस, है ना। कि टॉन्सिलाइटिस के इलाज के लिए कब तक टॉन्सिलेक्टोमी का विचार किया जा सकता है? टॉन्सिलेक्टोमी एक टर्म में बताया था कि एक ऐसा टर्म है ये टॉन्सिलेक्टोमी, यानी कि जब टॉन्सिल को आप अपने शरीर से कट करके उसको सर्जिकली रिमूव किया जा रहा है। तो कहता है व्हेन माइट, ऐसा क्या कंडीशंस कब होगा कंसीडर माना जाए कि टॉन्सिलेक्टोमी, टॉन्सिल काट के हटाना पड़े किसके ट्रीटमेंट के लिए? टॉन्सिलाइटिस के लिए ट्रीटमेंट। क्या जब आपके गले में थोड़ा बहुत खराश होगा टॉन्सिल हटा दोगे? क्या रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस डिस्पाइट ऑफ एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट, यानी बार बार टॉन्सिलाइटिस होता जा रहा है हम एंटीबायोटिक खिलाने के बावजूद भी? क्या टेम्पोररी फीवर, थोड़ा बहुत बुखार है तब? या एलर्जिक रिएक्शन, कोई तरह की एलर्जी या रिएक्शन हो जाएगा तब? वेरी गुड, द करेक्ट आंसर इज बी। जब हमें किसी को टॉन्सिल बार बार हो रहा है, अगर उसको हम बार बार इलाज कराते भी जा रहे, टॉन्सिल्स देते जा रहे, तब की उसके दवा देते जा रहे, फिर भी। क्वेश्चन नंबर 46, which virus is responsible for causing a mumps? इन्फ्लुएंजा, और उसके बाद क्या? पैरामाइक्सो वायरस, हेपेटाइटिस ए वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। Which one of मम्प्स कराना कौन कराता है? इन्फ्लुएंजा वायरस कराता है ना। पैरामाइक्सो वायरस कराता है, हेपेटाइटिस ई वायरस कराता है, और ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस कराता है। कौन सा करेक्ट आंसर होगा? वेरी गुड, बी इज ना। पैरामाइक्सो वायरस इज अ कॉजेज द मम्प्स, है ना। चलो 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन सिम्टम ऑफ मम्प्स की सबसे कॉमन लक्षण क्या? क्या लक्षण क्या है? क्या रैश आ जाएगा, है ना, छाला जिसको कह सकते, जोड़ों में दर्द होने लगेगा, कि वाटरी आई आने लगेगा, या स्वेलिंग ऑफ अ स्वेलिंग सलेवरी ग्लैंड, यानी जो सलेवरी ग्लैंड है उसमें स्वेलिंग हो जाएगा? कौन सा आंसर करेक्ट होगा?
कौन सा आंसर करेक्ट होगा? 4। चलो वेरी गुड, टी इज अ करेक्ट आंसर। स्वेलिंग हो जाएगा स्लेवरी ग्लैंड में, वही होगा। 48 कह रहा हाउ इज अ मम्स प्राइमरली ट्रांसमिटेड, कह रहा है कि मम्स का प्राथमिक रूप से संचार कैसे होता है। मेरा शक्ल नहीं देखिएगा, लाइट कट गई है, बड़ा डिस्टरबेंस है, लेकिन आपकी क्लास चलती रहेगी, ठीक है? वीडियो बंद कर दो नहीं तो। वीडियो कैसे बंद हो जाएगा? ठीक ठीक रहने दो, ठीक है? तो हम यहां पर ये बता रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 48, हाउ इज मम्स इज प्राइमरली ट्रांसमिटेड, क्या मम्स का ट्रांसमिशन जो है वो जो है क्या कहते हैं कि थ्रू कंटामिनेटेड फूड से हो जाता है? क्या मम्स का ट्रांसमिशन थ्रू द रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से हो जाता है? क्या सेक्सुअल कांटेक्ट से होता है थ्रू आउट कंटामिनेटेड वाटर, या आप लगभग कंटामिनेटेड वाटर का इस्तेमाल करते हैं तो होता है? इनमें से कौन होंगे करेक्ट आंसर? विच वन ऑफ फॉलोइंग इज अ करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 48? आप लोगों ने कुछ सही लगाया है, कुछ गलत लगाया है, लेकिन गड़बड़ है, सही गलत ऐसे में नहीं चलेगा। हाँ, द करेक्ट आंसर इज अ बी। क्या होगा करेक्ट आंसर? कौन होगा? बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? बी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है? चलो वेरी गुड। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। Which age group is the most commonly affected by mumps? ऐसा कौन एज ग्रुप है जिसमें मम्स होने के ज्यादा चांस है? ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन सब है, डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। इन्फेंट में, टीनेजर्स में, मिडिल एज्ड एडल्ट में, स्कूल एज चाइल्ड्स में, किसमें सबसे कॉमन है? Which one following is a correct answer? A, B, C, D. स्कूल एज चाइल्ड्स में, जो स्कूल में जाने वाले बच्चे, उसमें। वेरी गुड। जाहिर सी बात, हमने पढ़ा था कि मम्स ज्यादातर स्कूल एज में देखने को मिलता है। स्कूल एज में ही, स्कूल में जो बच्चे होते हैं वहां पर ज्यादातर फैलने को मिलता है। चलो क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मम्स? इंक्यूबेशन पीरियड कितने लोग समझते हो? पहले ये बताओ मेरे को, चैट बॉक्स ऑन करना। कितने लोग इंक्यूबेशन पीरियड समझते हो? नहीं समझते तो बेटा मैं जो भी मैं पूछता हूँ बच्चों ये बता दिया करो कि हाँ ये चीज समझ में आ रही है, ये चीज समझ में नहीं आ रही। यहाँ सीखने के लिए एक एक चीज सीखोगे तभी जाके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और इंक्यूबेशन पीरियड जानना इसलिए कि बहुत सारे इंक्यूबेशन पीरियड के बेस पे क्वेश्चन बनेगा। तो इंक्यूबेशन पीरियड किस किसको नहीं समझ में आता, सिर्फ नो लिख दो। हमारे पास एक भी बच्चे का नो आएगा मैं बताऊंगा, नहीं आएगा फिर मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है? हाँ बिल्कुल, अगर नहीं बेझिझक बोलो यार नहीं आ रहा तो ये तो सीखना है ना, यही तो पढ़ना है, यही सब। क्योंकि छोटी चीज अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा, इनक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं किसको, ये चीज समझो। देखो है ना, उसमें हम लोग देखते हैं कि यदि एक चीज का ध्यान रखो कि अगर एक चीज आपने देखा होगा कि आप लोगों को मेरा फेस नहीं दिख रहा होगा प्रॉपर, क्योंकि यहाँ लाइट की बहुत गंदी स्थिति है अभी आजकल चल रही है, जिसकी वजह से आपकी कुछ क्लासेस भी चली है। और इन्वर्टर, इतने बड़े बड़े लाइट्स लगे हुए कि इन्वर्टर भी 1-1.5 घंटा में अपना काम खत्म कर गया है। और ये बोर्ड का एक अलग सा इन्वर्टर लगा रखा हूं मैं यूपीएस, तो उसमें से ये चलेगा अभी, इसमें दिक्कतें नहीं आएगी, इसलिए मैं क्लास ले पा रहा हूं। तो हाँ, मैं ये इंक्यूबेशन पीरियड किसको बोलते हैं ये चीज को बताने रहा था कि इंक्यूबेशन पीरियड उसको बोलते हैं कि यदि मान लो कि कह रहा मम्स क्या एक वायरस है। अब टीबी का नाम सबने सुना, टीबी सब सुना। टीबी होने के लिए हम सबको पता है टीबी कौन कराता भाई, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। कौन कराता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये मान लो बैक्टीरिया है टीबी का, टी और बी में लिखा यानी टीबी का बैक्टीरिया। ये शरीर में घुसेगा आज, और आज घुसते ही टीबी करा देगा? नहीं कराएगा। वैसे ही मम्स में जो मम्स के वायरस है, आज घुसते वो वायरस, मम्स जो है, हुआ तो वो आज घुसते वो वायरस आज हमको मम्स नहीं करा सकता।
तो यदि हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं वो पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड किसको बोलते हैं, जिसको लिखना है हिंदी में, कॉपी कलम बगल में रखे होगा, मैं पहले दिन बताया था, लिख सकते हो। वो पीरियड ऑफ टाइम, यानी वो पीरियड, वो समय जिस दिन इन्फेक्शन हुआ और उस दिन से लेकर के जिस दिन लक्षण आएगा, सिम्टम्स अपीयर्स होगा, द डे ऑफ इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ सिम्टम इज ड्यूरेशन इज नॉन एज द इंक्यूबेशन पीरियड। यानी आज अगर ये हुआ है और आज हो गया है, तो कह रहा है कि जैसे मैं मम्स के बारे में मैं बता रहा था आपको यहां पे, मम्स के बारे में, कि अगर हम लोग 50 नंबर पे बात कर रहे थे, 50 का जो आंसर भी मैं पहले बता देता हूं, 50 का आंसर होगा सी, 14 से 21 दिन। तो यानी कि अगर आज मम्स का इंफेक्शन हमारे बॉडी पे होगा तो आज आगे हमको कुछ नहीं पता चलेगा। उसके होने से जो लक्षण की जो बात होगी वो तकरीबन कब पता चलेगा हमको, 14 से 21 दिन के बाद। तो ये इस बीच में आज हुआ पहला दिन और मान लो 14वें से लेकर के 21 दिन में किसी भी दिन आ जाएगा, और ये जो बीच का जो पूरा दिन रहा, पीरियड रहा, इसी को बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। और इंक्यूबेशन पीरियड का दूसरा नाम होता है विंडो पीरियड्स। विंडो पीरियड्स, कभी कोई और पूछेगा विंडो पीरियड किसको बोलते हैं भाई, तो विंडो पीरियड्स भी किसको बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड को भी विंडो पीरियड्स हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो अब ये बताओ, इंक्यूबेशन पीरियड क्लियर, समझ में आ गया सबको? इंक्यूबेशन पीरियड समझ में आया? यस या नो? नहीं तो मैं फिर बताऊंगा। इंक्यूबेशन पीरियड आ गया क्लियर, कि जिस दिन बैक्टीरिया वायरस घुसा उस दिन से लेके जिस दिन लक्षण आएगा उस दोनों के बीच के समय को हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं, या विंडो पीरियड्स के नाम से हम लोग जानते हैं। आपने इंक्यूबेशन के साथ साथ एक और विंडो पीरियड नाम जान गए। तो अब यहां पर आते क्वेश्चन लगाते हम लोग, है ना, कि यहां पर देखते हैं कि मोस्ट व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड, मम्स कितने दिनों में होगा, 14 से लेकर के 21 दिन के अंदर में। चलो क्वेश्चन नंबर 52 पे आ जाओ। व्हाट इज द रिकमेंडेड हमें आ जाता इधर, चलो ठीक है, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं कि व्हाट इज द, यहां पे आपको बताना है क्वेश्चन का आंसर, व्हाट इज द रिकमेंडेड ट्रीटमेंट फॉर द रिलीविंग पेन इन डिस्कंफर्ट इन अ चाइल्ड विथ मम्स। चलो लाइट भी आ गई। कह रहा कि अगर कोई मम्स के से बच्चा जो है वो डिस्कंफर्ट फील कर रहा है, आराम फील नहीं कर रहा है, तो ऐसा क्या ट्रीटमेंट हम लोग करेंगे? क्या एंटीबायोटिक्स देंगे, क्या एस्पिरेशन एंड पैरासिटामोल, एस्प्रिन एंड पैरासिटामोल देंगे, एंटीवायरल मेडिसिन देंगे, इंट्रावेनस फ्लूइड्स चढ़ाने की कोशिश करेंगे, है ना? जब बच्चे को पेन हो रहा हो, मम्स की वजह से दर्द हो रहा हो, तो क्या देंगे बताओ? ए बी सी डी, ए बी सी डी। एंटीबायोटिक्स, क्या एंटीबायोटिक दर्द को भगाता है जी? एंटीबायोटिक दर्द को नहीं भगाता, बैक्टीरिया को भगाता है। और पेन को भगाने वाली दवा क्या है आपके पास? एस्प्रिन है और पैरासिटामोल है। तो राइट आंसर इज एस्प्रिन एंड पैरासिटामोल, यानी बी इज अ करेक्ट आंसर फॉर योर क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन, है ना? आ जाओ 53, ठीक है, 53 में तुम आ जाओ। तो 53 में कह रहा है कि एट व्हाट एज इज द MMR, मीजल्स मम्स रूबेला, ये मैं वैक्सीनेशन नहीं पढ़ाऊंगा, वहां पे आएगा। ऐसा कौन सा उम्र है जिसमें ये MMR का वैक्सीन टिपिकली एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है बच्चों में? बर्थ के तुरंत बाद, यानी जन्म लिया तब, 6 महीना बाद, 1 साल बाद, 12 से 15 महीने के बाद। MMR vaccines is transmitted as which age group? The 12 to 15 month old, 12 to 15 month old, ठीक है, करेक्ट आंसर इज अ डी। उसके बाद आ जाओ 54, व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव प्रिवेंटिव मेजर अगेंस्ट द मिजल्स? मिजल से बचने के लिए इनमें से कौन सा ऐसा तरीका है जो सबसे इफेक्टिव है? क्या आइसोलेशन फ्रॉम द इन्फेक्टेड इंडिविजुअल, कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति उससे उसको हम अलग कर दे, यूज ऑफ प्रोमेथाजिन फॉर द कफ, खांसी के लिए जो प्रोमेथाजिन उसका उपयोग कर दे, एनकरेजिंग द लिक्विड इनटेक, पानी का इस्तेमाल बढ़वा दे, या इम्यूनाइजेशन विद द मिजल्स वैक्सीन, मिजल्स हो रहा है जिसके लिए हम उसको क्या वैक्सीन दिलवा दें, इनमें से कौन होगा? निम्नलिखित में से विच? तो करेक्ट आंसर इज डी, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ मिजल्स? मिजल्स के इनमें से निम्नलिखित में से एक विशेष कैरेक्टरिस्टिक, मतलब विशेष हो जाता है, विशेष लक्षण इनमें से कौन है? क्या
जॉइंट पेन होता है, रैश होता है, आई इन्फेक्शन होता है, या एब्डोमिनल पेन होता है, पेट में दर्द होता है। इसमें मिजल्स के केस में रैशेस, आई इन्फेक्शंस, एब्डोमिनल पेन, जॉइंट्स पेन, which is a correct answers? A, B, C और D कौन सही आंसर्स होंगे? चलो वेरी गुड, बी इज द करेक्ट आंसर, रैशेस सबसे ज्यादा चांस। 56 नंबर, व्हाट इज द प्राइमरी सिम्टम ऑफ एस्कीबीज? एस्कीबीज में मैंने दांत कुछ जो बताया था। प्राइमरी लक्षण, इसके बीच का प्राथमिक लक्षण क्या है? वोमिटिंग होना, फीवर आना, इचिंग होना, एब्डोमिनल टेंडरनेस, पेट में सूजन का आना। ए, बी, सी एंड डी कौन से आंसर करेक्ट होगा? कौन से आंसर करेक्ट होंगे? वेरी गुड, दिस द करेक्ट आंसर इज अ सी। ठीक है, इचिंग। 57, व्हाट इज द रिकमेंडेड ट्रीटमेंट फॉर द वॉर्म इन्फेस्टेशन? अगर किसी को कीड़े हो गए तो उसके लिए एक सिफारिश किया गया उपचार क्या है? डेली बाथ विद सॉप एंड वाटर, साबुन और पानी से रोज नहाना, एल्बेंडाजोल या मेबेंडाजोल की खुराक का देना, और अप्लाई बेंजाइल बेंजोएट का अप्लाई कराएंगे तो करेक्शन ऑफ एनीमिया विद द आयरन थेरेपी, आयरन का टैबलेट देकर के एनीमिया को दूर भगाएंगे तो कीड़े के मरेंगे क्या? कौन सा आंसर करेक्ट होगा? क्वेश्चन 57 इज द करेक्ट आंसर इज अ बी, है ना। हम क्या करेंगे? सिंगल डोज ऑफ एबेंडाजोल और मेबेंडाजोल, यानी एबेंडाजोल मेबेंडाजोल खिलाएंगे, तभी जा करके क्या होगा? आपका जो कीड़े हैं वो निकलेंगे, खत्म होंगे। ठीक है, 58 पे आ जाओ। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक स्किन मैनिफेस्टेशन सीन इन एस्केबीज? यानी कह रहा है एस्केबीज में देखने के लिए चारित्रिक त्वचा प्रकटन क्या है? यानी कि मैनिफेस्टेशन सीन इन एस्केबीज, क्या फीचर देखने? क्या स्किन के अंदर रैप पैप्यूल्स मिलेगा, वेजाइकल्स मिलेंगे, पस्चूल्स मिलेगा, ऑल ऑफ द अबव, यानी दाना अलग अलग टाइप ऑफ दाना है ये, उस चीज में क्या मिलेंगे? तो इनमें से सब के सब देखने को मिलेंगे। क्या चीज? तो रेड लाल लाल रास भी देखने को मिलता है, वेजाइकल छोटे छोटे उसमें वाटर फिल्ड मिलेगा, पस्चूल्स पैप्यूल्स हम लोग बोलते हैं, पस फिलेट छोटे छोटे दाने उसमें देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ अ सीवियर वॉर्म इन्फेस्टेशंस? है ना, कि निम्नलिखित में से कौन सा कीड़ेदार संक्रमण का गंभीर लक्षण है? वोमिटिंग का आना, वीकनेस का आना, माल न्यूट्रिशन, ऑल ऑफ द एबव। ए, बी, सी एंड डी इनमें से कौन से सही होंगे? है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइन ऑफ सीवियर वॉर्म इन्फेस्टेशन? उल्टी का खूब आना, कमजोरी का होना, माल न्यूट्रिशन का होना, या इनमें से सबका होना? वेरी गुड, इनमें से सबका होना। वोमिटिंग हो रहा हो, वीकनेस होगा, न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे, ये सारी चीजें। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ इज एस्केबिसिस प्राइमरी डायग्नोस? हम एस्केबिसिस को कैसे प्राइमरी डायग्नोस कर पाते हैं या करते हैं? क्या ब्लड टेस्ट करा के, स्किन बायोप्सी करा के, फिजिकल एग्जामिनेशन, स्टूल एग्जामिनेशन? विच वन ऑफ द फॉलोइंग is correct regarding the diagnosis of a scabies? Scabies के डायग्नोसिस के लिए क्या करेंगे? बोला टेस्ट भेजेंगे, स्किन काट के टेस्ट में भेजेंगे जिसको बायोप्सी बोला जाता है, या सिर्फ देख लेंगे, देख करके फिजिकल एग्जामिनेशन बोलते, या उसके स्टूल को हम भेजेंगे टेस्ट कराने के लिए? स्केबीज कोई ब्लड टेस्ट नहीं कराएंगे डायग्नोसिस के लिए, जैसे इनिशियली डायग्नोस्ड विद द फिजिकल एग्जामिनेशन। क्या करेंगे हम लोग? फिजिकल एग्जामिनेशन से ही हम डायग्नोसिस के प्रोसेस को करेंगे। तो द करेक्ट आंसर इज अ सी। तो 60 का 60 हो गया, और आज का जो अटेम्प्ट्स है देखते हैं। वेरी गुड, अंजलि कुमारी जिन्होंने 21 क्वेश्चन को करेक्ट किया और 5 को इनकरेक्ट किया, और इसी के साथ वो पोजीशन फर्स्ट पे रही है। लक्ष्मी कुमारी, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेट्स टू यू ऑल्सो।
आपने 19 क्वेश्चन को करेक्ट किया है, 7 को इनकरेक्ट किया और पोजीशन आपने 2 अचीव किया है। प्रियंका कुमारी एंड कांग्रेस टू यू ऑल्सो, आपको भी बधाई हो। 17 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए, करेक्ट हुआ आपका मतलब, और 4 आपके इनकरेक्ट हुए हैं। और सो फर्स्ट अंजलि कुमारी, लक्ष्मी कुमारी सेकंड, प्रियंका कुमारी थर्ड एंड कांग्रेस टू ऑल ऑफ यू, यानी आप सबको बधाई हो। परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, और बेहतर करो। एक चीज यहां तक हो गई बात। अब मैं बात एक्चुअली कुछ करना आपसे ये है कि कल, हाँ परसों 17 तारीख और 18 तारीख, 17 और 18 की क्लास को मैं मॉर्निंग शिफ्ट करना चाह रहा हूं, क्योंकि यहाँ इवनिंग में लाइट की बहुत बुरी स्थिति होने वाली है 2 दिन। यहाँ पे कुछ मुहर्रम वगैरह का होता है तो लाइट कंप्लीट कट हो जाता है। तो 2 दिन में क्लास 8 बजे, मॉर्निंग का मतलब 8 बजे से होगा, और 2 घंटे की क्लास अराउंड होगी, लगभग 8 से 10। तो आप सारे लोग रेडी हैं इस चीज के लिए, या किसी तरह कोई समस्याएं हैं? चैट ऑन करना। नीचे आ, नीचे। रेडी है। हाँ, तो ये चीज तो हो गई, ठीक है। और दूसरी चीज, पहली चीज तो ये ठीक है, वेरी गुड, चले ठीक है। और रेडी होना भी चाहिए, क्योंकि कंपटीशन की तैयारी है, तो हम थोड़ा सा अपने आप को कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं शाम करूंगा तो पॉसिबल है कि क्लास कैंसिल हो जाए। तो उससे बेहतर है कि हम, हो सकता है 17, 18 और एक दिन 20 को वो हम बता देंगे क्या करेंगे। तो ये चीज हो गया आपका कि सुबह की क्लास रहेगी, 8 बजे से क्लास रहेगी दोनों दिन, ठीक है। 17, 18 कल की क्लास ऑन टाइम शाम में जो था वही शाम में ही क्लास होगी, पहली चीज। अब दूसरी चीज ये मैं बताना चाह रहा हूं कि अब आपकी हो गई है कुछ चीजें, इस लगभग यहाँ पे हमको लग रहा है कि 50% चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग मैंने पढ़ा दिया है और 50% चीजें बच रही। तो मैं अब चाइल्ड हेल्थ तो कंटिन्यू चलता रहेगा, और एक सब्जेक्ट और मैं ओपन कर सकता हूँ, सब प्राइमरी हेल्थ नर्सिंग या मिडवाइफरी या जनरल क्या गायनेकोलॉजी, या कोई भी एक चीज मैं अभी अगले 1 से 2 दिन उसको मैं स्टार्ट कर दूंगा। उसके स्टार्ट करते वहां पे तो क्वेश्चन, अभी तक आपने एमसीक्यू टॉपिक वाइज बनाया है, आज पढ़ा लगाया, अच्छी बात है, ये कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करता है। अब आपकी ये चीज, क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, मैं बता देता हूं, क्वेश्चन नंबर 40 एंड 51 दोनों में बता दूंगा, जस्ट मैं बात कर लेता हूं। एक चीज मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि अगर आपको सच में कंपटीशन फाइट करना है, तो ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन तो आपको करते रहना एक एक करके, एंड देन उसके बाद, क्योंकि ये चीजें लोग बहुत कम करा रहे हैं। जनरल आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, मैंने दिन रात इस चीज पे रिसर्च करता रहता हूं, देखता हूं कहां क्या चल रही है, कि जनरल लोग आपके साथ क्या हो रहा है, कि पॉसिबल ये हो रहा है कि आपको पढ़ाया जा रहा है और आपके पास 50 क्वेश्चन कहीं से ना कहीं से ला के डाल दिया जा रहा है। तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन होने में सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, और मैं पहले दिन बताया कि कॉन्फिडेंस इज मोर इंपॉर्टेंट देन अदर्स प्रोसेस। तो जब आप टॉपिक वाइज होगा, तो हमारे साथ आपके साथ एक बेनिफिट, सबसे एडवांटेज चीज जो होता है, मैं टॉपिक वाइज कराऊंगा। उसके बाद ओवरऑल भी होगा, जैसे अभी मैं एक स्कूल के ऊपर कराता हूं, एक टॉपिक पढ़ाया कराया कराया, अब ओवरऑल में हो सकता है यहां से भी क्वेश्चन रहे, कुछ नए क्वेश्चंस रहे, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहे, अलग अलग क्वेश्चंस भी आ सकते। फिर ओवरऑल एक सब्जेक्ट का हो गया, चाइल्ड हेल्थ का हो गया, देन फिर ओवरऑल 2 सब्जेक्ट को मिला के, फिर 3 सब्जेक्ट को मिला के, फिर होल ऑफ दिस सिलेबस। तो ऐसे ऐसे आपका टेस्ट सीरीज होना अब धीरे धीरे स्टार्ट होने लगेगा, क्योंकि पहले तो मैं कोई 2-4 टॉपिक पढ़ाया तो ये सब्जेक्ट थे नहीं, ऐसे प्लान करना टफ हो जाता, क्वेश्चन में पूछता का। अब धीरे धीरे आप लोग भी इसलिए इस तरह से चीजों को प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि वो दिन कोई भी दिन हो सकता है कि अब नोटिफिकेशन आ सकता है कि वैकेंसी की जो एडवर्टाइजमेंट है वो पॉसिबल है कि एज पर एज सुन कि वो नोटिस बीटीएससी के इस पे स्टेट हेल्थ सोसाइटी जो उसके ऊपर वो नोटिफाई कर दे, है ना। तो ताकि आप लोग तैयारी को अलग अलग रखें। क्वेश्चन नंबर 40 एंड 51 मैं पहले डिस्कस कर लेता हूं, बाकी और कोई चीज किसी को कुछ बोलना है जब तक चैट में लिख के रखो, मैं आता हूं, ठीक है। 40 और 51 51 51 51 51 51, हाँ वही 51। अच्छा 51 क्वेश्चन तो है ही नहीं जी, वो स्किप है यहाँ से, 51 तो है ही नहीं, तो बताऊं क्या?
51 नहीं है एक्चुअली, मैं बता दूं क्यों नहीं है। जब क्वेश्चन बन ठीक है, और जब क्वेश्चन टाइप होता है और टाइप होने के बाद जब मेरे पास क्वेश्चन आता, मैं फिर से जब रिकरेक्ट करता रहता हूं तो कुछ क्वेश्चन गलत होते हैं जिसको मैं वहीं से हटा देता हूं। तो 51 क्वेश्चन कुछ गड़बड़ियां थी क्वेश्चन में, मैंने हटवा ही दिया था, इसलिए आपके पास वो सीरियल नंबर बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है, जिस वजह से वो एक दो नंबर गैप देखने को मिलेगा। और तो 51 क्वेश्चन ही नहीं है, 40 सर 19 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। ठीक है, और 40 और 19 तो देखते 40 19 है भी कि नहीं, पहले तो ये देख लो आप। 40 40 40 40 40 40 चलो पास 40 नंबर क्वेश्चंस। Which complication in otitis media may warrant culture and sensitivity test? हाँ, कि कह रहा है इसमें, देखो ध्यान दो कि इनमें से कौन से कॉम्प्लिकेशन है ओटाइटिस मीडिया में, ऐसा कौन सा कॉम्प्लिकेशन होगा। देखो ओटाइटिस मीडिया में क्या होगा, कान में दर्द होगा, एकदम सही होगा, कान में दर्द होना हो सकता है कि उसका हियरिंग भी लॉस हो जाए, आदमी को व्यक्ति को सुनने को भी नहीं मिले। हो सकता है कि कान में इंफेक्शन की वजह से लगातार क्या रहेगा, उसको बुखार आएगा। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा और ओटाइटिस मीडिया में कान का डिस्चार्ज, तो ये सारे लक्षण मिल रहे हैं, ये सारे लक्षण ओटाइटिस मीडिया में। तो क्वेश्चन ये नहीं कह रहा है आपसे कि ओटाइटिस मीडिया में क्या क्या लक्षण है, ये नहीं पूछ रहा है। या ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इन पूरे कॉम्प्लिकेशन ऑफ द ओटाइटिस मीडिया में वार्न्ड कल्चर, इनमें कौन सा ऐसा लक्षण है या कौन सा ऐसा जो प्रॉब्लम्स है ओटाइटिस मीडिया में जिसका इस्तेमाल कह सकते हो समझने के लिए हम कर सकते हैं, या वो ये बताता है कि अब आप क्या कराइए, कल्चर सेंसिटिव करा लीजिए। कल्चर सेंसिटिव टेस्ट हम लोग कराते हैं कि वो कौन सा बैक्टीरिया से इंफेक्शन है। तो पेन, एयर पेन, कान के दर्द से कुछ क्या कराएंगे, कोई कल्चर वल्चर नहीं होना। हेयर लॉस, आप सुनना बंद कर दिए, कोई कल्चर नहीं होगा उसका। परसिस्टेंट फीवर, बुखार है तो किसका कल्चर। लेकिन प्रोलॉन्गेड एयर डिस्चार्ज, जो लंबे समय से कान से अगर डिस्चार्ज आ रहा है तो उसी डिस्चार्ज, उसी फ्लूइड को ले जाके कल्चर कराएंगे। पेन को कहां पकड़ के ले जाएंगे, बहरापन आ जाए उसको कहां ले जाएंगे, बुखार को कहां ले जाएंगे। लेकिन जो पान से कान से निकल रहा होता है तो उस एयर डिस्चार्ज को हम कल्चर टेस्ट कराएंगे। तो यही कह रहा है कौन सा कॉम्प्लिकेशन ओटाइटिस मीडिया में, कौन ऐसा कॉम्प्लिकेशन है जिसके वजह से हम एयर कल्चर सेंसिटिव टेस्ट कराएंगे। तो प्रोलॉन्गेड एयर डिस्चार्ज, लंबे समय तक कान में डिस्चार्ज होता रहेगा तो हम कल्चर टेस्ट कराएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 40 क्लियर हो गया। इसका क्वेश्चन था प्रियंका। आपको क्लियर हो गया 40 नंबर क्वेश्चन? और तब जल्दी बता दो, 19 पे आता हूं मैं जब तक। प्रियंका 40 क्लियर? 19 19 19 19 तो अच्छे से पहले की क्लास में रहा था, चलो ठीक है। 19 भी है कि नहीं देखे पहले तो। उन्नीस में आ जाओ चलो। कह रहा कि which causative agents of ARTIN acute respiratory tract infection is primarily treated with the antiviral medications। कह रहा है कि इनमें से कौन सा कॉजेटिव एजेंट है, यानी कॉजेटिव कारण, बीमारी को कराने वाला। कौन सा बीमारी कराने वाला? तो एक्यूट रिस्पिरेटरी ट्रैक इंफेक्शन कराने वाला। कौन ऐसा इसमें से कारक है जो कि एक बीसीडी में से, इसमें से मतलब एबीसीडी में से कारक है जो कि एक्यूट रिस्पिरेटरी ट्रैक इंफेक्शन कराएगा, और उस कराने वाले कारक का जो इलाज होगा वो एंटीवायरल मेडिसिन देंगे तभी वो ठीक होगा। क्या स्ट्रेप्टोकोकस अगर कराएगा तो एंटीवायरल देंगे? नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि स्ट्रेप्टोकोकस एक बैक्टीरिया है। क्या है? एक बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया को मारने के लिए हम एंटीवायरल मेडिसिन नहीं दे सकते हैं। क्या नहीं दे सकते? एंटीवायरल मेडिसिन नहीं दे सकते। कैंडिडियासिस फंगस टाइप इंफेक्शन है, इसको भी एंटी फंगल हम लोग देंगे। यहां पर माइकोप्लाज्म प्लाज्मोडियम है, इसको भी हम लोग नहीं देंगे। तो इन्फ्लुएंजा जो है ये है वायरस, ये क्या है? वायरस। और वायरस को मारने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? एंटीवायरस ही यूज करेंगे। तो यहां कर एंटीवायरल मेडिसिन। तो आप क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन क्लियर हो गया? लक्ष्मी कुमारी 19 की कॉजेटिव एजेंट कौन सा है इसमें से जो एआरटी कराता है। तो एक साथ कई क्वेश्चन में घुसा हुआ है।
नहीं, कैंडिडियसिस इज नॉट अ बी और डी। माइकोप्लाज्म निमोनियाई नहीं, वो डी हम माइकोप्लाज्म निमोनिया नहीं ले सकते इसके अंदर में, सिर्फ इन्फ्लुएंजा, क्योंकि ये भी है ना कि इन्फ्लुएंजा इज अ कॉजेटिव एजेंट ऑफ द एआरटीआई, ये भी ध्यान रखना है ना कि एआरटी कॉज कराने वाला क्वेश्चन में ये भी है कि कौन है जो एआरटी कराता भी है और साथ में उसका क्या ट्रीटमेंट लेंगे। देन इज अ मोर करेक्ट आंसर इज अ बी, दैट्स व्हाई द एग्जैक्टली करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा तुम्हारा, बी आंसर होगा करेक्ट। ठीक है, क्लियर है लक्ष्मी? चले ठीक है, तो आज का कुछ चीज यहीं पे रहने देते हैं। हाँ, तो हम लोग बाकी और भी चीजें, किसी को कोई सजेशन, सर ये कैसे पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, कोई भी चीज अगर दिक्कत आ रही हो पढ़ाई में लिखाई में, तो आप बेसिकली यूज पूछ सकते हो, स्ट्रेटजी कैसे बनाए, है ना, क्योंकि आपको एनी हाउ इस कंपटीशन को फाइट करना, और मुझे श्योर है कि उस बच्चे को लेना है। और मैं उन बच्चों को यहाँ बता दूं, मैं बार बार कहा हूं कि मैक्सिमम कोशिश करो बच्चों की आप लाइव आओ, क्योंकि लाइव आना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि लाइव जब रहोगे तो आपका पोटेंशियल अलग होगा, पढ़ने की इच्छाएं अलग होगी और वो एनर्जी अलग होगा। लाइव क्लास में क्वेश्चन आंसर करना एक अपने आप में एक इंपॉर्टेंस होता है, तो आपको ज्यादा फायदा। रिकॉर्डेड तो मिल रहा है, सारे बच्चे देख भी रहे, लेकिन हाँ कुछ बच्चे के, एक आध दो बच्चे हैं जिनका बहुत इशू है कि वो जॉब का इशू है, तो उनको चलेगा, लेकिन कुछ जॉब वाले बच्चे भी लाइव में यहाँ पे, ये भी अच्छी बात है क्योंकि उनको डेडिकेशन है। तो मैं उन सारे बच्चों को कह रहा हूं जो रिकॉर्डेड सिर्फ देख रहे हो, प्लीज आप कम से कम क्वेश्चन आंसर सेशन, आपको पता है कि लगभग लास्ट का आधा घंटा क्वेश्चन आंसर जुड़ता है, तो आप एक बार क्वेश्चन आंसर में जरूर जरूर वो पैटर्न को आप लाइव जरूर करो, वो आपके लिए ज्यादा प्रैक्टिस करेगा, प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट। तो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन बनाने की ज्यादा तभी होगी लाइव के अंदर में, नहीं तो मुझे क्या, मैं क्वेश्चन भी है मेरे पास, आंसर भी है, मैं चाहूं तो आपको भेज दूं क्वेश्चन, अगले दिन आंसर, आप मिलाओ पढ़ो, तो वो आपको प्रैक्टिस नहीं होगा। लाइव क्वेश्चन करने में क्या होता है, प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस जितना ज्यादा क्वेश्चन का होगा उतना ज्यादा आपको आगे बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो हम करते हैं क्लास खत्म यहाँ पे। थैंक यू ऑल ज्वाइन अस।